नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर अब भागीरथपुर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। भागीरथपुर से बाहर नहीं निकल रहा है, ठंड से भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। आज शहर का तापमान थोड़ा सा बढ़ा है, लोगों को धूप निकली है, बड़ी राहत बहुत दिनों बाद मिली। हालांकि हवा चल रही है हल्की ठंडी, पर फिर भी शहर में धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी की तैयारी में शहर लग जाएगा। आज 8 तारीख है जनवरी की, और हम खबरें शुरू करते हैं आज पत्रिका से। तो पत्रिका की खबरों में जो है कुछ खबरें हैं जो हमने ली हैं। एक तो खबरों में चर्चा भी होना चाहिए। एक तो ये खबर है कि सेक्टर में जंक्शन बनेंगे ई रिक्शा स्टैंड, मतलब अलग अलग सेक्टर बनाए जाएंगे, एक साथ खड़े हो सकेंगे सिर्फ 10 गाड़ियाँ। मजेदार बात यह है कि इस शहर में 20,000 से ज़्यादा ई रिक्शे हो चुके हैं। प्रशासन कब जागा, जब शहर भर में ई रिक्शों की बाढ़ आ गई। कुकुर मुत्तों की तरह सड़कों पर एक के पीछे एक ई रिक्शा खड़े होने लगे। अब आप समझ लीजिए 7 सेक्टर में बांटा है। एक सेक्टर में चलने वालों की संख्या होगी कम से कम 3 से 3,500-4 हज़ार के बीच रिक्शे जो है एक सेक्टर में चलेंगे। और जब ये चलेंगे उनके खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, तो उसी सेक्टर में जो है ये तमाम जगहों पर अब यातायात के लिए और बाधित भी होंगे। कोई समग्र योजना मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। राजवाड़े पे बैन लगा दिया है, फिर भी राजवाड़े पर रिक्शे इसके पहले भी जा रहे थे और अभी भी जाएंगे, गली कूचों में खड़े रहेंगे। उन्होंने आदत बना ली। सख्ती नहीं है, रिक्शों पर अब कार्रवाई होना। 20,000 लोगों का लवाजमा खड़ा हो गया है, और इसमें तमाम ही बहुत गरीबी प्रकार के लोग हैं जिनकी आबादी बड़ी वैसी है, और जो लोग पैसा इसमें लगा के अपना काम चला रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे में उनका काम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये 7 सेक्टर बांट दिया, देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। पर अब आने वाले समय के लिए ई रिक्शा पे बैन तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रोक के, नहीं तो ये शहर भर में और बिकते रहे तो अगले इस साल के अंतर हम 25 से 30,000 रिक्शों पर पहुँच जाएंगे। हालात हो जाएंगे कानपुर की तरह। कानपुर में साइकिल रिक्शों की इतनी भरमार होगी कि एक दूसरे से निकलने के लिए भी वहाँ झगड़े होने लग गए थे। यही स्थिति हमारे यहाँ बनेगी। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ई रिक्शा को कंट्रोल में करने के लिए जो कवायद की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, तो वक्त बताएगा। पर अभी जो योजना बना रहे हैं वो सिर्फ कागजों पे ही दिख रही है। अच्छी बात कर दी गई। 7 सेक्टर में जो है आपने बांट दिया गया शहर को। इस 7 सेक्टर में 2,500 से 3,000 रिक्शा एक सेक्टर में जाने वाले हैं। हर जंक्शन पर आप जो है स्टैंड बनाने की बात कर रहे हैं। 10 ई रिक्शा को एक जंक्शन पर आप जगह दे देंगे। आप नोटिस करना होगा कि आप जिन जंक्शन पर इनको जगह देने वाले हैं वहाँ शहर के ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है। शहर का ट्रैफिक पहले रेंगता हुआ चलता है। हर चौराहे हर जंक्शन पर हालात बद से बदतर है, गाड़ियां निकालना मुश्किल हो जाता है। पीक आवर में तो और हालत बुरे होंगे। अब बात फिर वो आ गई है कि ठीक है आपने जंक्शन में बांट दिया, 7 सेक्टर में बांट दिया। इस ई रिक्शा का जो मुख्य हब है वो राजवाड़ा हैगा। हर ई रिक्शा वाला राजवाड़ा आना चाहता हैगा। अब किन्हें आप राजवाड़ा से हटाओगे और किन्हें राजवाड़ा पर जगह दोगे और किन्हें राजवाड़ा जंक्शन पर ठहरने की जगह दोगे, ये कवायद मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान होगी। वजह है कि आप किस तरीके से तय करोगे कि किसको परमिट आपने राजवाड़ा से चलने के लिए दिया है, किसको परमिट आपने विजयनगर से चलने के लिए दिया है। जो विजयनगर से चलता है उसकी आमदनी कितनी होगी और राजवाड़ा से चलता है उसकी आमदनी कितनी होगी। ये जो फर्क है इतना बड़ा, इस अंतर को आप कैसे पाटेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि अगर आपने मुझे एक जोन में दिया और मैं दूसरे जोन में अगर मेरी सवारी मिल गई तो वो तो जाएगा, कहीं से घुसता जाएगा, पर रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत बार लोग पूरा रिक्शा कर लेते हैं और लेके निकल जाते हैं। एक और खबर जिससे हम बात कर लेते हैं। मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि कैदियों के लिए, मतलब जो जेल के अंदर की व्यवस्था की गई कि बारातियों की तरह कैदियों का पेश की जाएगी लोग इलायची। मतलब जब कैदी मिला करेंगे अंदर साइड में, बाहर से आएंगे या बाहर से अंदर जाएंगे जैसे ही कैदी, तो उनकी स्वागत के लिए जो है उनको लोग और इलायची खिलाई जाएगी। मिठाई भी खिलाना चाहिए। स्वागत है आपका यार। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि सौंफ इलायची का एक नया फरमान जो है कि जेल के जो खाने का मेन्यू है उसके अंदर और जोड़ दिया गया है। इसके अंदर ये बता दिया गया है कि अब कैदी लोग जो है खाना खाने के बाद में जो है जब आप सौंफ और इलायची उन्हें दी जाए ताकि उनका खाना का हजमा भी ठीक रहे और उसको खा के वे भी उन्हें भी एहसास हो कि वे कहीं कैद नहीं है, वे बाहर ही हैं, किसी रेस्टोरेंट या उसमें खा रहे हैं। बात तो वही हो गई है कि जेल मेन्यू में सौंफ और इलायची को जोड़ दिया गया है। हालांकि आपको ये बता दूं कि लंबे समय से जेल मेन्यूअल में तंबाकू का अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जा रही, क्योंकि तंबाकू के बगैर जो है कैदी किस तरीके से वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे चोरी सब छिपे वहाँ से तंबाकू बुलाते हैं और सब चलता हैगा, उसका रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया। पर हाँ, सौंफ इलायची जरूर पहुँचने वाली है जेल में। चलिए, अच्छी बात है। मैं सोचते हैं कि जेल का, मुझे लगता है कैदियों को एक बार बस में बैठा घुमाना भी चाहिए हर हफ्ते में शहर भर में, कि देख दाख लें, ताकि उनको कोई भी कैदी है सारी सुविधाएं कैदियों को तो मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ आनंद लेने तो गए नहीं है। चलिए, तो फिर कहा जाएगा हर थोड़े दिन बाद के इन्हें सिनेमा हॉल भी ले जाना चाहिए, इन्हें गार्डन में घुमाने भी ले जाना चाहिए। अब एक खबर प्रभात खबरों में बात कर लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रभात खबर
अच्छा, लास्ट पेज पर प्रभात किरण एक खबर यार, ये भी, इसमें भी एक झलक बात कर लेते हैं कि कोशिश की गई कि भागीरथपुरे का नाम भागीरथपुरा कैसे पड़ा, क्योंकि हर यहाँ इस शहर में तमाम नाम आड़ा बाजार हुए। ये यशवंत क्लब, ये यशवंत राव का रोड हुआ, परदेसीपुरा हुआ, क्योंकि प्रदेश से लोग जो आए थे मिलों में नौकरी करने, इसलिए परदेसीपुरा हुआ। और नंदा नगर का नाम इसलिए कि उसका नाम जो है वो जिन्होंने उसका गुलजारी लाल नंदा ने उसका उद्घाटन किया था और वहाँ मकान बने थे मजदूरों को, तो उसका नाम नंदा नगर रख दिया गया था। तो भागीरथपुरे को लेकर भी एक खबर प्रभात किरण में हुई कि भागीरथपुरे का नाम भागीरथपुरा क्यों रखा गया। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि भागीरथपुरे का नाम मिल पाया होगा, कोई पहलवान के नाम पे ही होगा, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी मकान ये बसा करते थे। पर मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझता हूँ शायद, कि जैसे कुमार खाड़ी बसी तो जो बाहर से कुमार आ गए थे वो सारे लोग बस गए, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में लोग बसते गए। तो मुझे लगता है भागीरथपुरा में भी कोई भागीरथपुरा के भागीरथ से आया होगा, कोई भागीरथी प्रयास से आया होगा, तो शायद बसा होगा। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथपुरा के नाम को लेकर जब तफ्तीश की गई तो वहां बताया गया कि भागीरथपुरा अभी जो इलाका है, वार्ड है, वो पहले भागीरथपुरा गांव हुआ करता था। माली समाज का लोग यहाँ पर रहते थे और सारी ज्यादातर जमीनें उन्हीं की हुआ करती थी। माली समाज के जो पूर्वज हैं वो भागीरथ माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पर भागीरथपुरा गांव का नाम पड़ा। हालांकि यहाँ पे जो उम्र दराज लोग हैं जो भागीरथपुरा में आज भी रह रहे हैं, उसमें से कोई पक्के तरीके से कहने को तैयार नहीं कि भागीरथपुरा का नाम कैसे पड़ा। ये उम्र दराज लोग जो हैं 65 से लेकर 80-85 साल तक के हैं। अब लोग भूल गए हैं कि भागीरथपुरा कहाँ से नाम आया है। पर फिर भी अपन चलो भागीरथपुरा के भागीरथ से बात कर लेते हैं। तो एक खबर और है प्रभात किरण के आखिरी पेज पे है, जो भागीरथपुरा के भागीरथ कल्लू भैया, ये वो है जिन्होंने अथक प्रयास किए हैं यहाँ पे सुधार के लिए और जब कई काम किए। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप बताता हूँ, भागीरथपुरा के भागीरथ जो कल्लू भैया की बात कही जा रही है, विजेंद्र यादव करके हैंगे। विजेंद्र यादव जमींदार हुआ करते थे, यहाँ के पटेल कहा जाता था, जिनकी बहुत जमीन होती यादवों में। यादवों की भी जमीन भागीरथपुरा में हुआ करती थी। इन्होंने शेखर जी जमीन ही अब यादवों की बची है, बाकी की तो जमीन खत्म हो चुकी है। अब तो उनकी जमीन पर दूसरे लोग राजनीति। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कल्लू भैया ने भागीरथपुरा के लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए अपने दफ्तर पर जो है एक बड़ा 3.5 लाख रुपए का प्लांट लगा दिया है। इस प्लांट से निकलने वाला आरओ का जो पानी ही मिलने वाला है वो गली गली में बटेगा। अभी तक खरीद कर बांट रहे थे, अब उन्होंने तय किया है कि प्लांट से पानी लेकर छोटी छोटी गाड़ियों में टैंक रखकर गली गलियों में भेज रहे हैं, ताकि भागीरथपुरा के लोगों को बाहर से पानी खरीदना ना पड़े। वजह यह है भागीरथपुरा के लोगों की माली हालत इतनी नहीं है कि घर में आरओ लगा पाए या रोज फिल्टर का पानी पी जाए। वहां तो हालात ये हो गए हैं, नगर निगम की बात कर लें या किसी प्राइवेट एजेंसी की बात कर लें या जितने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात कर लें, वहां काम करने जा रहे हैं या वो मजदूर जो वहां सफाई का काम कर रहे हैं, वे तक भागीरथपुरा का पानी नहीं पी रहे हैं। ठेकेदार उन्हें जो है बोतल बंद पानी की बोतलें दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि कम से कम चलो जो लोग काम कर रहे हैं वो तो बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पता लगे वही बीमार पड़ गए। तो ये तो थी प्रभात किरण की खबर। और इससे पता लग गया कि भागीरथपुरा में अभी भागीरथ हैं जो अभी भी गंगा का पानी लाने के लिए तैयार है। तो ये वाकई बहुत अच्छी खबर है अपने आप में। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण खबर की हाँ अग्निबाण खबर, हाँ ये अग्निबाण खबर की बात कर लेना। अग्निबाण की खबर में एक तो भागीरथपुरे के मामला, अग्निबाण भागीरथपुरे को लेकर अग्निबाण की विशेष अध्ययन भी रहता है। भागीरथपुरे में आज शाम को नर्मदा का पानी दिया जाएगा। आज शाम को, कल दिया गया था, बहुत जगह लीकेज हो गई। नर्मदा लाइन का जो लीकेज गया था उसका सिस्टम बराबर लॉक नहीं हो पाया। एजेंसियों में सिस्टम में आपस में तालमेल नहीं बैठे और इतना घालमेल हो गया कि पानी सड़क पे आ गया। तो लोगों को पानी पता लग गया कि पानी नर्मदा का आने लगा है। ये एक अच्छी बात हो गई। पर चलो कम से कम आज शाम को फिर नर्मदा का पानी दिया जा रहा है। कब दिया जाएगा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शाम को 6 बजे नर्मदा का फिर पानी छोड़ने की तैयारी कर ली गई है। जो कल पानी छोड़ा गया था 12:30 बजे दोपहर में, जब जहां जहां ज्वाइंट किए थे नई लाइंस को पुरानी लाइन को जोड़ने के साथ, वहां पर कहीं ना कहीं लीकेज होने के लिए नर्मदा जो है गलियों में बह उठी थी, तो नर्मदे हर हो गया था। अब उस नर्मदे हर जो सड़कों पर ना बहे, जो पाइपलाइन में चले, उसके लेकर फिर से तैयारी की गई। आज शाम को फिर से पानी छोड़ा जाएगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि भागीरथपुरा में जितने भी आरओ के प्लांट लगे हुए हैं, वहां के रहवासी आरओ प्लांट से पानी खरीद कर पी रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, उन आरओ प्लांट से कैसा पानी मिल रहा है वहां तक भी जो है जिला प्रशासन पहुंच गया है। वहां से नमूने ले लिए हैं, वो भी जांच के लिए भेज दिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आरओ प्लांट से जो पानी मिल रहा है भरोसा करके जो उम्मीद से लोग पी रहे हैं उसी से पी के बीमार ना हो जाए। तो उसकी भी एक जांच के लिए नमूने भेजे गए हैं, रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दूं मैं, हालांकि लोग पानी पी रहे हैं, किसी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको कहते हैं छाछ का जला प्रशासन, दूध का जला प्रशासन छाछ भी फूक फूक के पी रहा है। ये एक और खबर इस पर बात कर लेते हैं।
बहुत कम लोग शायद पत्थर गोदाम के रोड पे जाते हैं, पर जिन लोगों को रोज आना जाना पड़ता है उनको मालूम है कि रोड इतनी धीरे 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 80-60 फीट की रोड जो है वो 20 फीट की रह गई, क्योंकि दोनों साइड नगर निगम ने इतने होर्डिंग्स और दुकानें, गुमटियाँ, जो भी अतिक्रमण हटाए जाते थे दुकानों के सामने से, वो सब लाके उस पूरे मार्ग में पटक देते। 100-200 ट्रक मलबा जो है ये दुकानों का और तमाम जगह का वहाँ पर जमा हो गया था। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 2-3 बार नगर निगम लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। अब किसी ने उसमें हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उसका वो दिन है कि ऐसा काम चालू हुआ है कि 5-6 डंपर लग गए हैं, उठा उठा के सामान न जाने कहाँ ले कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ट्रैचिंग ग्राउंड पर ये सारा जो है यहाँ से रिमूव किए हुए दुकानों की जो गुमटियाँ हैं, खोमचे का जो सामान है, बोर्ड हैं, ये सारे जब्ती के जो सामान नगर निगम पत्थर गोदाम रोड पर, अपना गोदाम तो लबालब भर गया, उसके बाद में सड़क पर बिछा के रख रहा था और इतनी हालत हो गई थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सड़क चलने लायक नहीं बची थी। हाईकोर्ट में याचिका लगी, याचिका पर जो फटकार लगी, उस फटकार का असर है कि नगर निगम दौड़ती भागती जो सब गाड़ियां लगा दी और उस रोड को चकाचक खाली कर दिया रातों रात। वजह थी कि हाईकोर्ट में जवाब देना हैगा। ये वही नगर निगम है जिसको हाईकोर्ट फटकार लगाता है तो बीआरटीएस को तोड़ने के लिए दौड़े भागे चले आते हैंगे। तो नगर निगम को जब तक फटकार ना लगे, नगर निगम मुझे ऐसा लगता है काम करती नहीं है। अगर नगर निगम को पानी के मामले में मुझे ऐसा लगता है भागीरथपुरा की कोई याचिका लग गई होती और फटकार हो गई होती तो आज इतनी जाने नहीं जाती। तो मुझे लगता है नगर निगम का नाम बदल देना चाहिए, फटकार निगम कारपोरेशन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना गाड़ी बढ़ती नहीं है आगे। और उसके बाद भी शायद हो जाए काम तो अच्छी बात है, पर कम से कम ये रोड खाली हो गई, एक अच्छी बात है। बड़ी दिक्कत हो रही थी क्षेत्र के रहवासियों को। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर की परंपरागत मैं पहले पेज की खबरों की इसलिए आपसे बात करता हूं कि हमेशा मैं आपसे कहता हूं, और हम अखबार की लिंक भी देते हैं। जो व्हाट्सएप पे हमारे देखते होंगे तो व्हाट्सएप के जो हमारे दर्शक हैं उनको ये मालूम होगा कि व्हाट्सएप पे दोपहर की लिंक देते हैं। कभी आपको अखबार पढ़ना हो तो आप उस पर भी जाकर बाकी खबरें भी देख सकते हैं जो आपको दूसरे साथ अखबारों में देखने या ना देखने को मिले। पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूँ मैं। स्विट्जरलैंड का बैंक है, और स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका स्विट्जरलैंड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, अपने बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, उसने एक दावा किया है कि रुपया इतनी तेजी से अब घटना बर्बाद होना शुरू होगा, मतलब रुपए की इतनी तेजी से कीमत घटेगी उसकी कि उसको संतुलन बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी और भारी राशि रिजर्व बैंक को खर्च करना पड़ेगी डॉलर में, तब जाकर रुपया सुधरेगा। और इसके बाद भी भले ही रशिया अमेरिका से समझौता कर ले भारत, तो टेरिफ समझौता हो जाए, इसके बाद रुपये आप 95-94 रुपये से कम पे नहीं, आप अब जो जाएगा तो उसके बाद आप ये वापस लौटने की स्थिति में नहीं रहेगा। एक तरफ सरकार बात करे कि विकास की रफ्तार 7% पे आ रही है, जीडीपी हमारी 7 से 7.5% हो रही है। दूसरी तरफ शेयर बाजार हिचकोले खा रहा है। तीसरी तरफ हमारा आयात जो है वो पूरी तरह से जो है टूट चुका है। आयात हमारा बढ़ के 65% पे आ चुका है और निर्यात हमारा टूट चुका है, वो 10% पे आ गया। कुल मिला के बहुत तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, रुपये को संभाल के रखिए, ये रुपया आपके काम आएगा। एक और खबर इस पर बात कर लेता हूँ। खबर आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। किशोर कोटवानी जी एक याचिका लगाने जा रहे हैं। 13 वर्षों में पाइपलाइन पर खर्च हो गए हैं 598 करोड़ रुपये, मतलब शहर भर में पाइपलाइन पर जो खर्च हुए हैं 600 करोड़ रुपये खर्च हो गए। फिर भी हम ये रो रहे हैं 13 साल बाद भी कि पानी किन क्षेत्रों में साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2200 किलोमीटर की सड़क बना दी है, 22 किलोमीटर सड़कों पे बना दी है, 1,57,000 से ज़्यादा मेल होल, जबकि कायदे से 22,000 में काम हो जाता, पर सब सड़क भर में। और एक सड़क तो ऐसी राज मोहल्ले की कि उसको मेन होल रोड कहा जाता, उस पर हर 5-10 फीट में एक होल बना हुआ और पूरी सड़क पे आपको मेन होल लगाए दिखेंगे। ये बड़ी विचार। टंकियों में क्लोरीन, अच्छा एक और बात इसमें कही गई है कि नगर निगम की टंकियों में क्लोरीन मिलाने की कोई व्यवस्था किसी भी टंकी में नहीं की गई है, और उसी के कारण जो है क्लोरीन मिलाने का मामला हर बार रहता है। अगर क्लोरीन मिला हुआ हो पानी में तो बहुत सारी बीमारियों से क्लोरीन के कारण आप बच सकते हो, क्योंकि वो पानी को फाड़ देता है, पानी की गंदगी को फाड़ के तत्काल नीचे बैठा देता है। पर क्लोरीन मिलाने की व्यवस्था हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं है। जो फिल्टर होके आ गया बस उसके बाद टंकियों में अगर चला गया तो वो जाने उसका काम जाने। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्लोरीन को लेकर भी भागीरथपुरा वाला मसले में जो एक मामला उठा था, सवाल हुए थे कि क्लोरीन की कमी तो नहीं है या क्लोरीन ज़्यादा तो नहीं मिला दिया गया। तो इस पर जो जानकार नगर निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं वे जवाब दे रहे थे कि किसी भी टंकी पर क्लोरीन मिलाने की व्यवस्था ही बंद कर दी गई है। इंदौर शहर में पानी आने के बाद में बिजलपुर का जो पंपिंग स्टेशन है वहीं पर क्लोरीन मिलाया जाता है और उसके बाद एक साथ ही पूरे शहर के लिए पानी क्लोरीन मिला दिया जाता है। अब उन्हें कौन बताए
कि ये जो वहाँ से जो पानी चलता है बिजलपुर कंट्रोल रूम से अलग अलग टंकियों तक पहुँचते हैं, और रास्ते भर में कितनी जगह किन टंकियों को जो रास्ते में जो नर्मदा की जो लाइन है उसमें सीवर मिल रहा है, तो वो क्लोरीन जो वो मिला रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि उसकी पूर्ति हो पा रही है। तो हर पहले जो होता था हर टंकी पर आप क्लोरीन मिलाइए, उस पानी की जांच कीजिए और उसके बाद उसकी सप्लाई होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उसका एक सबसे बड़ी बात ये होती थी कि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हर टंकी के लिए उपयंत्री तय होता था, जो क्लोरीन मिसारा होने के बाद में वहाँ से सैंपल लेके लाकर नर्मदा प्रोजेक्ट के ऑफिस में रखता था, ताकि जरूरत हो तो पता लग जाए कि पानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद के पानी की निकासी की तैयारी की जाती है। तो मुझे लगता है ये भी काम बंद पड़ा हुआ है, इसी कारण ये सारी दिक्कतें आ रही है। जब लेबोरेटरी बंद हो गई तो जांच क्या करेंगे, काम बड़ा सवाल ये है नगर निगम में। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम फिर चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें शहर के सामान्य स्थिति में चालू होना चाहिए, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास रहते हैं कि हमारी बात हम लोगों तक पहुंचा पाएँ और लोगों से बात कर पाएँ। हमारा आपसे आग्रह, ये कार्यक्रम आपके लिए बनाते हैं, कृपा करके अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए, इस लिंक को, और लाइक जरूर करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारी हिम्मत, हमको भी जानकारी मिलती है और हमें सहयोग मिलता है कि हाँ, इससे हमारा क्या हम और सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।